हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के ऊपर। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी सुपर इम्पोजिशन के बारे में, आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी समझा देता हूँ कि जब दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की यानी कि समान आवृत्ति की दो किरणें, समान आवृत्ति की दो तरंगे, ठीक है, एक ही कोहेरेंट सोर्स से यानी कि एक ही कला संबंध स्रोत से निकलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है यानी सुपर इम्पोज होती है, तो किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को काटती है। जब वो काटेगी तो इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस व्यतिकरण। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो आपको सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन ये याद रखनी है कि दो रेज होगी, ठीक है, सॉरी दो वेव्स होगी, रेज नहीं वेव्स, दो वेव्स होगी और दोनों ही इक्वल फ्रीक्वेंसी की होगी और दोनों ही एक ही कोहेरेंट सोर्स से होगी, ठीक है। मैं अगली वीडियो में कोहेरेंट सोर्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आखिर कोहेरेंट सोर्स होता क्या है और कोहेरेंट सोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे इसको ले सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बस फिलहाल कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कला संबंध स्रोत, यानी कि जिसके अंदर से जब वेव्स निकलेगी तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल रहेगा। या फिर अगर चेंज भी होगा तो टाइम के साथ में चेंज होगा और चेंज होने के बाद में वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। उसी को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो अभी हम बात करें इंटरफेरेंस के ऊपर। इंटरफेरेंस की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इंटरफेरेंस की कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है कि आखिर इंटरफेरेंस होता क्या है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है। हम इसके अगली वीडियो के अंदर जब कोहेरेंट सोर्स डिस्कस कर लेंगे, फिर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक ही डायग्राम से पूरा इंटरफेरेंस समझा दूंगा इतना इजी तरीके से। देखिए, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये S1 और S2 और यहाँ पर एक पर्दा लगा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, T है। ये सेम चीज़ यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी होती है, लेकिन ये मैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस समझा रहा हूँ, वो भी डीपली, बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या होता है। एक सोर्स है S, मान लेते हैं कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्स है, तो इससे एक रोशनी निकली, लाइट निकलेगी। वो लाइट कुछ इस तरीके से फैलेगी। अच्छा, ये दो छेद दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं स्लिट्स, ठीक है। यहाँ से इस छेद से ये रोशनी ऐसे गई और ऐसे होके 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 पर्दे, ये सामने पर्दा लगा है, इसके किसी पॉइंट पे मिली। फिर यहाँ से एक ने गई और ऐसे होते 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 पर्दे के इस पॉइंट पर आकर मिली, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि दोनों ही लाइट्स किसी एक ही सोर्स से आ रही है। यही चीज़ इंटरफेरेंस का पहला रूल है कि दोनों ही जो वेव्स होगी वो किसी एक ही सोर्स से आनी चाहिए। तो दोनों वेव्स कहाँ से आई है, एक ही सोर्स से आई है। तो पहला कंडीशन हमेशा होगी कि सोर्स हमेशा एक ही होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लेता हूँ ये वाइट मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वर्णी, ठीक है, यानी इसका जो विक्षेपण होगा, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डेविएंस होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, एक जैसा होगा। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे इस रूम के अंदर वाइट लाइट है, तो अब इस रूम के अंदर वाइट लाइट है, तो इस वाइट लाइट का इफेक्ट पूरे कमरे में पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह मतलब हर जगह पे इक्वल इफेक्ट पड़ेगा और पड़ेगा वाइट ही। उसी तरह अगर ये लाइट सोर्स एक मान लेते हैं मोनोक्रोमेटिक है, तो इधर से जाने वाली लाइट भी मोनोक्रोमेटिक होगी, इधर से जाने वाली लाइट भी मोनोक्रोमेटिक होगी। इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दो अलग अलग कलर के कभी भी सोर्स नहीं होने चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, बेसिकली आपने सोडियम लैम्प का नाम सुना होगा। सोडियम लैम्प ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसी तरीके की एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि सोडियम लैम्प के अंदर सिर्फ एक ही तरीके की रेज निकलती है, लाइट निकलती है, उसी तरीके से निकलेगी
क्योंकि वो एक ही कलर में होता है। अच्छा, फिर बात क्या हो रही है, पहली कंडीशन यहाँ पर क्लियर हुई। दूसरी चीज़ है, ये जो स्लिट्स होंगी ना, इनका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि जो स्लिट्स होंगी उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, लाइक पॉइंट साइज़ होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन इंटरफेरेंस की क्या होनी चाहिए कि लाइट हमेशा क्या होनी चाहिए, स्लिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। दूसरा, ये स्लिट्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस है, ये बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एक स्लिट आपने यहाँ बना दी, एक स्लिट यहाँ बना दी, आप कर रहे हैं इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं हो सकता। स्लिट्स की डिस्टेंस भी हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़, इस स्लिट और इस पर्दे के बीच की डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए, ज़्यादा दूर पे पर्दा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका जो सोर्स हो इतना एफिशिएंट नहीं हो कि इतनी दूर तक लाइट को पहुंचा सके। तो ये तीसरी चीज़ आपकी कवर होगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा तीन बड़े बड़े पॉइंट्स को, यहाँ पर देखा तीन बड़े बड़े पॉइंट्स को। क्या देखा कि सबसे पहले स्लिट्स हमेशा बहुत छोटे होने चाहिए, दोनों स्लिट पास में होने चाहिए, पर्दा भी पास में होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों वेव्स इक्वल फ्रिक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और सोर्स हमारे पास की तरह एक है, और ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं और यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। इन्हीं को कहा जाता है इंटरफेरेंस। ये सबसे इजी तरीका था इंटरफेरेंस समझाने का मेरे तरफ से, कि आपको मैं इंटरफेरेंस समझा सकूँ कि दो लाइट्स के एक सोर्स से निकलने वाली दो वेव्स आगे जाकर जब एक दूसरे के साथ मिलती है किसी पॉइंट पे, तो वो इसको क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। और इसी के मैंने सारे आपके सामने पॉइंट भी डिस्कस कर दिए, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ डिस्कस कर दी कि S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पर्दे और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऐसे ही बताया, आप इसको ज़्यादा मत देखिएगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में समझ लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए, स्लिट्स का साइज़ भी छोटा होना चाहिए, और जो ये पर्दा है सामने, इसकी डिस्टेंस स्लिट्स से बहुत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर हुआ तो हमारा जो ये इंटरफेरेंस होगा वो काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये बात यहाँ पे हमारी ये सब चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे क्लियर होगी। जब मैं आपको यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में यंग ने जो फ्रिंज की, क्योंकि इसमें फ्रिंजेस बनती है, फ्रिंज की विड्थ निकालने का जो तरीका बताया उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर इंटरफेरेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मान लेते हैं, एक चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कि एक वेव है, वो है A = y = a sin ओमेगा t, और एक है A = sin ओमेगा t + phi। अच्छा, इस phi का मतलब क्या है? phi का मतलब है फेज डिफरेंस, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब दो वेव्स एक ही कोहेरेंट सोर्स से निकलेगी तो उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो होगा, और ये कंपलसरी है और ये होकर रहेगा। अच्छा, ये जो फेज डिफरेंस रहेगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी इंटरफेरेंस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फेज डिफरेंस विल ऑलवेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस विल ऑलवेज कांस्टेंट। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो फेज डिफरेंस होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए, ये एक y1 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं। अच्छा, ये दोनों अब सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब है दोनों किसी जगह पर आके जुड़ जाएंगे, तो जुड़ा तो क्या होगा, a sin ओमेगा t + a sin ओमेगा t + phi। अच्छा, अगर आपने बेसिक वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है वेव्स का, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वेव का पूरा समझाया कि वेव्स एक्चुअल में होती क्या है, उससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आपने वेव फ्रंट भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो वेव फ्रंट को मैंने इतना अच्छे तरीके से समझाया है कि ऐसे एग्जाम्पल से जिसकी मदद से आप वेव फ्रंट को कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसलिए वेव फ्रंट अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो में देखिए, ऊपर मैं लिंक दे दूँगा इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है यानी कि एम्पलीट्यूड है वो सेम है। अच्छा, एम्पलीट्यूड सेम क्यों है? एम्पलीट्यूड इसलिए सेम है दोस्तों कि हमने यहाँ पर क्या किया है, अच्छा हम एम्पलीट्यूड को यहाँ कैपिटल ए ले लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होता है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड आयाम हमेशा सेम होगा, तभी उसका फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, हमेशा कांस्टेंट रह सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दिया, अब हम जानते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, a sin ओमेगा t। अच्छा, इसको लिख सकते हैं a sin ओमेगा t cos phi + a sin phi cos ओमेगा t।
अगर इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे में से मैं कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। ये मुझसे गलती हो गई यहाँ पे। ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था जो मुझसे हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर जो आयाम होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। ये मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है मुझसे थोड़ा कॉन्सेप्ट में गलती हो गई है मैथमेटिकल इक्वेशन में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक सेम है। तो y = y1 + y2 a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस y। अच्छा देखिए मुझसे क्या गलती हुई, मैंने ये गलती कर दी। मैंने आपको सुपरपोजिशन का एक जो मैंने पिछली बार कॉन्सेप्ट समझाया था ना, विस्पन बीट्स जो इससे पहले सुपर इम्पोजिशन का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको करने लग गया। इस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया और मैंने यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन का जो प्रोडक्ट था जिसमें आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, जिसको बीट्स कहा जाता है। बीट्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि बीट्स क्या होते हैं, तब उसके अंदर एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है और उसमें भी सेम इक्वेशन बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगी मुझे और ये गलती होगी, इसके लिए सॉरी। अब चलिए शुरू करते हैं। आप इसको खोलते हैं, b sin ओमेगा t cos phi प्लस b cos ओमेगा t sin phi। अच्छा इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, sin ओमेगा t, और पीछे क्या बच रहा है, a प्लस b cos phi प्लस इसमें से b cos ओमेगा t प्लस sin phi। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ a प्लस b cos phi को मैं मान सकता हूँ a cos थीटा, मैं इसको ले सकता हूँ a cos थीटा, और b sin phi को मैं ले सकता हूँ a sin थीटा। मैं इसको यहाँ पर ये अज्यूम करूँगा, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रख लिएगा। मैंने इसको यहाँ पर ये अज्यूम किया, इस पूरी वैल्यू को, इसको और इसको यहाँ पर इस b साथ में, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा के ऐसे रख दूँगा, तो मेरे पास आएगा y = sin ओमेगा t a cos थीटा प्लस a cos ओमेगा t b sin थीटा। ओके सॉरी sin थीटा ओनली। अच्छा मैं इसमें से कॉमन लूँगा। अच्छा सॉरी, ये वापस एक इक्वेशन, अगर मैं इसको बंद करता हूँ a आगे आ जाएगा, a कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा क्या, sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। अच्छा अगर हम इसको वापस बंद करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये है इंटरफेरेंस की बेसिक इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को आप ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे इन दोनों का भी एक काम आएगा, इन दोनों का काम ऐसा होगा, मैं यहाँ से अब एम्पलीट्यूड फाइंड करूँगा, किसी भी इंटरफेरेंस होने वाली चीज़ों का मैं एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ इनकी मदद से। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके इनको जोड़ दूंगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूंगा। अच्छा इसको जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको किया तो a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलो हो गया हमारा काम। अब बस इसको खोलना है और जोड़ना। अच्छा इसमें से पूरा कॉमन लिया तो a बचा और पीछे a स्क्वायर बचा और पीछे क्या गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स। इसको खोला तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ बचेगी। अच्छा इसका पूरे का वैल्यू तो 1 होता तो बच्चा कितना, a स्क्वायर, इसके क्या होगा a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी,
अगर देखो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर को आगे लेता हूँ, ये 2ab cos थीटा को पीछे ले लेता हूँ और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इसमें से इसकी वैल्यू 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बचा क्या, ए अगर मैं रूट लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ये बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है। हमारा इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है और इसकी मदद से हम इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं। अगर थीटा 0 होता है तो हमारा जो होगा मैक्सिमम होगा इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। 180 में भी मिनिमम होगा। हम अलग अलग थीटा की वैल्यू को रख के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। अच्छा, एक इक्वेशन और आती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, कि जो इंटेंसिटी होती है ना इंटरफेरेंस की, वो है ना समानुपाती होती है, यानी विद रिस्पेक्ट टू होती है किसका, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा इंटरफेरेंस क्या होता जाएगा, मतलब उसके इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ तो इसका एक हम यहाँ पर एक नियतांक ले सकते हैं। नियतांक का मतलब एक कांस्टेंट ले सकते हैं, के ले सकते हैं, के ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। मैंने मान लेता I1 लिया, I1 लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ही बचेगा, के ए स्क्वायर। ठीक है, और I2 लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर सा माना। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पर बाय एनी चांस कुछ भी ऐसा करूँ और इसको मैं के स्क्वायर ले लेता हूँ, फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि हम इसको भी चेंज करने वाले हैं। कैसे, मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इसी इक्वेशन को वापस लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको स्क्वायर खोलता हूँ और इसको वापस लिखता हूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अच्छा, मैं अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से बनता है, के स्क्वायर के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस 2ab के और cos थीटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू रखता हूँ तो i इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अच्छा देखिए, यहाँ पर k की एक प्रॉपर वैल्यू आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर रूट लूँ, k का अंडर रूट लूँ, तो I1 क्या हो जाएगा, जैसे रूट I1 अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ रूट लूँ, तो दोनों तरफ रूट लूँगा ना तो ये क्या बनेगा, रूट के ए। तो ये रूट के मिलके क्या बनेगा, k। तो इसलिए यहाँ पर मैं रख सकता हूँ रूट I1 रूट I2 cos थीटा। ये इसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हम निकाल सकते हैं। अगर हमें इंटेंसिटी की बात आएगी, जब इंटेंसिटी के क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करूंगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने इसके बाद आज इंटरफेरेंस का बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, कुछ चीज़ें शॉर्ट में कर दी, कुछ चीज़ें बड़ी की। अच्छा देखिए, मैं ज़्यादा यहाँ पर थ्योरीज नहीं लिखा करता हूँ। मैं इसलिए नहीं लिखा करता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि थ्योरीज तो आप बुक्स में से पढ़ते ही हो, लेकिन मेन मैटर थ्योरी पढ़ने का नहीं, क्योंकि जेई आपको थ्योरी पढ़ने का मौका नहीं देता है। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बेसिक समझ में आना चाहिए, आपको एडवांस लेवल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लॉजिक आपके डेवलप होने चाहिए। तब आप एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कर सकते हैं और आप जेई या नीट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में।